डॉन न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन नशियात में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 16 जुलाई से लेके 24 जुलाई विच इज़ नेक्स्ट मंडे तक हम लोग आपके साथ होंगे। मैं हूँ गुरमीन सेठी और मेरे साथ एक बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। सबसे पहले तो वी हैव इफ्तिखार शराजी साहब हु इज़ ब्यूरो चीफ हियर इन इस्लामाबाद एंड द होस्ट ऑफ न्यूज़ वाइज। उनके साथ हमारे साथ हैं न्यूज़ वाइज के जाहिद हुसैन साहब, Nusrat Javed Saab from Bol Bol Pakistan, and my co-host on our show is also here with us today, and we have Arfa Noor as well in the studio. What we have done is हमने जो दोनों 7 बजे और 8 बजे के पैनल्स हैं बोल बोल पाकिस्तान और न्यूज़ वाइज की, वो हमने मर्ज कर दिए हैं और इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ वी आर गोइंग टू बी विथ यू फ्रॉम टुडे ऑन टू नेक्स्ट मंडे। शराजी साहब and the rest of the panel, welcome. आप लोगों से मैं क्या सवाल करूँ? What do you think we should talk about today? मेरा ख्याल हाँ, मेरा आज का वाक़या आई विटनेस थे। मेरा ख्याल में बहुत सारे शोज़ थर्सडे तक होते हैं, उसके बाद होते नहीं हैं, तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की जो वापसी उसके हवाले से बहुत लोग डिस्कस नहीं कर पाए, क्योंकि मैं अबू धाबी से उनके साथ था, तो वहाँ से लेके लाहौर तक की उरूदात जो थोड़ी बहुत है मुख्तसरन वो ज़रूर बयान करूँगा। अगरचे जो लंदन से भी लोग आए थे वो भी कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं थे। मेरे ख्याल में वहाँ पे भी कोई बड़ा जहाज़ था जिसकी 2 मंजिलें होती हैं, अगरचे लोगों के पास बिजनेस क्लास के टिकट से, लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ वो उस जगह भी नहीं बैठ सके। वो कहीं ऊपर वाली मंजिल पे बैठे थे और जो सहाफ़ी उनके साथ ट्रैवल करना चाह रहे थे नीचे उनको बिजनेस क्लास में बिठाया गया था। और फिर जो मैंने आके अबू धाबी एयरपोर्ट पर देखा, हमारा ख्याल था कि 4, 5, 6 घंटे काफ़ी वक्त होता है, उस दौरान मियाँ साहब वहाँ पे होंगे, उनके साथ इंटरेक्शन होगा, हर कोई चाह रहा था कि छोटे बहुत बड़े कोई इंटरव्यूज़ भी कर लिए जाएँ। लेकिन वहाँ जब हमने बोर्डिंग पासेस लिए और हम कुछ 6 घंटे पहले एयरपोर्ट की बिल्डिंग में दाखिल हुए, तो पता चला कि जो सहाफ़ी उनके साथ आए थे उनको भी उनके साथ नहीं मिलने दिया गया और मियाँ साहब को एक ख़ास लाउंज में अलहदा उन्होंने बिठाया था। मरियम साहबा भी साथ थी और किसी किस्म को कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, बल्कि बाद में जब हमने कोशिश की उस लाउंज के सामने खड़े होकर कुछ थोड़े बहुत वीडियो पेपर्स हम रिकॉर्ड करें, तो जो किए लोगों ने, जिनमें मैंने भी किया था, बाद में वहाँ के सिक्योरिटी अमला आया, वो हमसे डिलीट करवाए गए और बाद में हमसे कहा गया कि आप यहाँ से चले जाएँ। और यही रहा सारा। उसके बाद हमने देखा कि फ़्लाइट डिले हो गई, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। होता है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के ऊपर आप उसको अनाउंस करते हैं, बट कुछ नहीं था, अनसर्टन चीज़ें थी। 2 घंटे रेगुलर फ्लाइट जैसे एक आती होता है। इनफैक्ट जब हमने जाके फिर इत्तेहाद एयरवेज़ के अमले से पूछा तो ऑपरेशनल वजूहात बताई गई थी, बट वो क्या थी किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर मियाँ साहब को हर कोई ढूंढ रहा था, फॉरेन जर्नलिस्ट भी थे, रॉयटर्स के भी थे, कुछ BBC के लोग भी थे, सबको कुछ मालूम नहीं था कि कहाँ बैठे हैं। शक ये था कि कुछ इंटेलिजेंस का अमला था अबू धाबी का और वहाँ की कुछ पुलिस थी, वो एक ख़ास लाउंज के इर्द गिर्द जमा थी। और फिर ये है कि उस लाउंज में भी आप फ़ी जमा करवा के नुसरत साहब दाखिल हो सकते हैं, वहाँ की सहूलियत को आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको वहाँ पाबंदी थी कि आप फ़ी पे करने के बावजूद भी अंदर नहीं जा सकते। तो फिर हमें मेक श्योर हो गया कि यहीं पे बैठे हैं वो। उसके बाद फिर मैंने पहली दफ़ा देखा कि वहाँ पब्लिक अनाउंसमेंट जो होती भी है, आप थ्रू स्पीकर करते हैं, आप अपने पैसेंजर्स को कहते हैं कि आप बोर्डिंग एरिया में आ जाएँ और झाड़ जाएँ। लेकिन पहली बार ऐसा नहीं हुआ। लोगों को फ़र्दन जाके ढूंढा गया कि लाहौर की फ़्लाइट के लिए कौन कौन लोग हैं, मुख्तलिफ एरिया से लोगों को लाया गया, इकट्ठा किया गया बोर्डिंग एरिया में, फिर बिठाया गया और आखिर पे जब उनको यकीन होगा कि जिन लोगों को बोर्डिंग पासेस जारी हुए हैं वो सब के सब एयरक्राफ्ट में चले गए हैं, तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को एयरक्राफ्ट में लाया गया। और फिर मैंने पहली दफ़ा देखा जहाज़ के अंदर भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आप भी लेते हैं, बाकी लोग भी, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं होते। बट जब हमारा ख्याल था कि अब हमारे पास आखिरी मौका है, 2, ढाई, पौने 3 घंटे की फ़्लाइट है, इसमें हम ज़रूर मियाँ साहब से कोई इंटरेक्शन हमारा हो जाएगा। लेकिन जब भी हम बिज़नेस क्लास के एरिया के करीब पहुँचे हैं तो हट्टे कट्टे थे, 3-4 अंग्रेज़ गोरे आए, उन्होंने कहा कि जी अबू धाबी से थे। बात पहले से आया मुझे नहीं पता, बट अबू धाबी से, बल्कि उससे पहले भी जो मियाँ साहब ने BBC के रिपोर्टर ने जो फेसबुक लाइव के थ्रू थोड़ा सा ब्रीफ इंटरेक्शन मीडिया के साथ हुआ है, उसके बाद मुझे लगा कि जो मियाँ साहब के पास और मरियम नवाज़ के पास सेल फ़ोन है वो भी उनसे ले लिए गए थे। और उनके जो क्योंकि 2 घंटे बाद जो बाकी गुजरे वक्त, उसमें मरियम नवाज़ अपने ट्विटर के ज़रिए या इनफैक्ट व्हाट्सएप के ज़रिए जो लोगों को थोड़ा बहुत रिप्लाई कर रही थी, रिस्पॉन्ड कर रही थी, वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया। फिर सुबह मैंने देखा कि ख्वाजा आरिफ साहब जिनके वकील है, पनामा में रहे हैं उनके, और फिर इस नैब कोर्ट में भी उनकी वकालत करते रहे हैं, वो सुबह सवेरे पहुँचे थे वहाँ पर। और उनकी भी ख्याल ये था, ये प्लानिंग ये थी कि जो 6-7 घंटे वहाँ बैठेंगे, उनके साथ एक डिटेल डिस्कशन होगी और आगे कला अमल क्या है, कुछ पेपर्स पे साइन करवाने थे। लेकिन दुबई के हुकाम ने ख्वाजा हारिस को भी उनसे नहीं मिलने दिया। गोया कि जो 6-7 घंटे वहाँ थे, ख्वाजा हारिस वहाँ उनसे नहीं मिल पाए। फिर ये मामला जो है वो जहाज़ के अंदर टेक ऑफ के 10 मिनट बाद फिर उनको बुलाया गया और 1.25 घंटे तक ख्वाजा हारिस के साथ वो लगे रहे हैं। जो भी मामला थे कानूनी
اور جو بھی معاملات کرنے تھے پیپر پہ سائن کرنے تھے. اس کے بعد میں نے جیسے پہلے کہا کہ کوشش یہ تھی کہ ہم جائیں, لیکن اگین سیکیورٹی کے لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. بارہا کوشش کی گئی اور نہیں ہو سکا. پھر آخر میں جب لینڈنگ ہوئی ہے, لینڈنگ کے دوران پھر ہم نے ایک ایفرٹ کی ہے, تو ہم نے سیکیورٹی کے لوگوں کو دھکم پیل کر کے تو بالآخر گھس گیا آخر. لیکن تب تک میرا خیال میں میاں صاحب بھی تھک چکے تھے. پھر کوشش ہم نے کی ضرور, ہم نے اپنے موبائل ان کے سامنے کہا کہ کچھ کہیے, اس کے بعد آپ اریسٹ ہونے جا رہے ہیں, چلے جائیں گے, آپ کے پاس موقع نہیں ہوگا یا ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا کہ آپ سے بات کر سکے. لیکن انہوں نے کہا کہ بات نہیں کرنی. پھر نیچے ہم نے دیکھا اوپر ایس ایف کے لوگ آئے, پھر ان کو لے گیا نیچے ایک بڑا درجنوں لوگ تھے, رینجرز کے بھی, لاہور پولیس بھی تھی, 2 گاڑیاں تھیں. ان میں سے انہوں نے بیٹھنے سے ریفیوز کیا کہ میں اس پہ بیٹھ کے نہیں جاؤں گا. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ہیلی کاپٹر کھڑا ہے اور ایک چھوٹا طیارہ کھڑا ہے, تو انہوں نے چھوٹے طیارے کی آپشن لی اور پھر وہ پیدل گئے 20-25 منٹ سے. مطلب یہ سنا تھا کہ شاید موسم کی خرابی کی وجہ سے نہیں میرا خیال ہاں, لیکن اگین کیونکہ اس کے بعد وہاں سے ہیلی کاپٹر اڑ کے گیا بھی ہے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ موسم اتنا ٹھیک تھا کہ ہیلی کاپٹر فلائی کر بھی سکتا تھا. لیکن میاں صاحب نے جہاز کی آپشن لی اور اس طرف چلے گئے. اور اس دوران یہ ضرور تھا کہ وہ اپنے ڈاکٹر کو بلا رہے تھے, بٹ میرے خیال میں سیکورٹی ریزن سے کیا تھے, ان کو اپنے ڈاکٹر سے نہیں ملنے دیا گیا. میڈیسن انہوں نے دینی تھی اور ڈاکٹر میرے ساتھ ہی کھڑا تھا, وہ کوشش کر رہا تھا, لیکن ان کے ساتھ ڈاکٹر کے ساتھ ان کا ملاقات نہیں ہو سکی. تو میاں صاحب پھر ایئر کرافٹ میں چلے گئے. تو یہ تھا بنیادی طور پہ. میں یہ جاننے سے بڑا قاصر رہا ہوں کہ کوئی بھی انٹرنیشنل فلائٹ جب زاہد صاحب لیتا ہے, کسی ایئرپورٹ پہ آپ اترتے ہیں اور آپ کے پاس 4-6 گھنٹے ہوتے ہیں, تو یو آر فری سٹیزن, آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. لوگ ڈیوٹی فری شاپ پہ جا کے کر رہے ہوتے ہیں, شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میاں صاحب بنیادی طور پہ ایک خاص ایریا میں ان کو کنفائن کیا گیا, اس سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا. اب یہ دبئی کا کون سا, ابو دھابی کا کون سا قانون تھا جس کے تحت کسی بھی پیسنجر کو, کیونکہ کم از کم وہاں تو قیدی نہیں تھے, وہاں تو فری سٹیزن تھے, لیکن وہاں ان کو کیوں ایک خاص ایریا تک کنفائن کر کے رکھا گیا. میرے خیال میں میرے لیے بڑی حیران کن بات کی ہے. آپ شاید یہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کہیں ڈیوٹی فری میں آئی تھیں, بٹ ان کو بھی تھوڑی دیر بعد واپس بھیج دیا گیا. بالکل آپ ایسے ہی ہے کہ انہوں نے اس کے بعد انہیں کہا گیا تھا کہ آپ اس ایریا سے باہر نہیں جا سکتی, تو وہ بھی انہوں نے مجبوراً اس ایریا میں بیٹھنا پڑا. اس کے بعد ہمیں باہر کہیں نظر نہیں آئیں گے. میرے خیال جو ڈیلے ہوئی ہے وہاں سے فلائٹ 2-2.5 گھنٹے, وہ بھی میرے خیال پہلے سے کوئی اس کے لیے تھی. یہ نہیں تھا کہ مسافر آنے والے تھے اس پہ کنیکٹنگ فلائٹ وغیرہ, بالخصوص وہ بھی کیونکہ اگر ابو دھابی اور یو اے میں رہنے والے جو لوگ تھے ان کے پاس کچھ ایسے ایپس تھے کہ جس کے نتیجے میں ان کے اتحاد ایئرویز کے جو اپڈیٹس ہی مل رہی تھی, ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ ڈیلے ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد جب گئے ہیں کچھ اناؤنسمنٹ نہیں تھی, انفیکٹ وہ بھی پیسنجر سے پتہ چلا, اور جب ہم گئے ہیں پھر ان کے کاؤنٹرز کے اوپر تو پھر انہوں نے بتایا کہ جی ہاں بالکل 2 گھنٹے کی ڈیلے ہے. اور وجوہات انہوں نے کہا جی کچھ آپریشنل وجوہات ہیں, اس کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں دے سکتے. شاید صاحب یہاں وائلڈ اسپیکولیشن چل رہی تھی ہمارے ٹیلی ویژن اسکرینس پہ کہ فلائٹ کو ڈائیورٹ کر دیا جائے گا. آپ لوگوں کو بتا دیا نہیں, میرا خیال ہے وہاں پہ انفیکٹ اس قسم کو کوئی امپریشن نہیں تھا. ایک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ نیب کی ٹیم وہاں پہ پہنچی, ہم تو پورے ایئرپورٹ میں ڈھونڈتے رہے کہ کہیں ملے ہمیں, تو ہمیں نہیں مل پائی. آپ نے کہا میاں صاحب سے انٹرویو نہیں ہو رہا تو نیب ٹیم سے ہی کر لیں. تو ہم ہر بندے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ نیب والا لگ رہا تھا آپ کو. تو ایک تو وہ نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہاں یہ ضرور جب پائلٹ جب ٹیک آف کرنے لگے تو اس نے کہا کہ موسم خراب ہے, لیکن یہ ہرگز نہیں کہا گیا کہ جو ہے ہم کہیں شاید ایئرپورٹ اسلام آباد یا کہیں اور اتریں گے. ایسا کوئی امپریشن ہمیں وہاں نہیں ملا. ہم لاہور جا رہے ہیں, لاہور جا کے وہ مشکل وہ شاید ہمارے ٹیلی ویژن پہ زیادہ اسپیکولیشن چل رہی ہے. اصل میں یہ کہ جب انہوں نے اتنے سارے اقدامات کر لیے تھے, تو میرا خیال یہ ہے کہ لاہور میں اتارنا ہو کہیں اور اتارنا جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے جو آپ کے انٹرنیشنل جو ان کے قوانین ہوتے ہیں کہ وہ بھی اس کو اس طرح سے نہیں کر سکتے تھے کہ آپ پورے کا پورا جہاز جو ہے PIA ہوتا تو شاید لے آتے ہیں. لیکن میرے خیال میں بریک کا کہا جا رہا ہے. نہیں اچھا نہیں, انفیکٹ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. کچھ یہ بھی ہے کہ انفیکٹ وہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ فیس بک کے تھرو کچھ عرصے کے لیے لائیو گئے تھے, اور اس میں جب وہ کر رہے تھے بات, تو جو میری اطلاعات ہیں کہ رمیز نظامی کیونکہ ان کے ساتھ ٹریول کر رہی تھی, تو وہ اپنے موبائل کے ذریعے ویڈیو بھی بنا رہی تھیں, جس کے اندر وہ آسما شیرازی سے بھی ذکر کر رہے ہیں, وہ جو فون پہ بات کر رہے تھے. ویسے شاہد صاحب آپ نے اچھا کیا آسما شیرازی کا بھی ذکر کر دیا. ہماری کالیگ ہیں اور ان کے ساتھ جو 2-3 دن سے ایک ٹارگیٹڈ ہیٹ کیمپین اور ٹرولنگ اسپیشلی سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے, مطلب اس کی میرے خیال میں مذمت ضرور ہونی چاہیے میرے خیال میں. اور جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ شاید پری پلان تھا, میرے خیال میں جب وہ فیس بک لائیو گئے ہیں تو ان کو پہلا کنسرن میاں صاحب کو یہ تھا کہ وہ لنڈن سے ایک بڑا انٹرویو دے کے آئے ہیں,
और आसमा शिराजी को दिया गया था और ऑनर नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में उसके बारे में पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं हो सका कि क्यों ऑनर नहीं, तो उसके बारे में वो जवाब भी दे रही थी कि लेकिन वही बात आती है कि जब जर्नलिस्ट का काम यही है इंटरव्यू करना और जो भी खबर होती है वो देना होता है, लेकिन जिस किस्म की जो फिजा बनी हुई है कि आप जो है फिर पूरी कैंपेन चला लें कि सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया है, तो इस बेसिस पे जो है जिस किस्म की कैंपेन चलती है मेरे ख्याल काबिल मजम्मत है। एक और चीज़ भी आती है कि ये कि इसको रोका गया है जो इंटरव्यू को, वो भी एक चीज़ है जिस पे साफ जाहिर होता है कि किसने रोका है और पैमरा को किसने हुक्म दिया है। दूसरी बात ये कि क्या आपको इस बात का कौन से कानून के तहत जो है उस इंटरव्यू को रोका गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यकीनन है। बिल्कुल मेरे ख्याल में फिर अगेन डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं जिक्र नहीं होगा या अदरवाइज ही बातें कही गई होंगी। लेकिन नुसरत साहब, मैं जब सीटों से खड़ा था और नीचे मैं देख रहा था नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सिक्योरिटी के हिसार में, मुझे दो और लोग भी याद है उस वक्त। एक तो जो नाम नहाद अमन कमेटी के उज़ैर बलोच थे, जब उनको आप इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार करके लाए तो आपने उनकी वीडियो बनाई और ख़ुद आपने मीडिया को जारी की। और एक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एहसानुल्लाह एहसान भी मुझे याद आए कि जब वो गिरफ़्तार हुए, जो गिरफ़्तारी दी उन्होंने, तो आपने उनको वेस्ट कोट पहना के उनकी डिटेल एक इंटरव्यू किया और उसके बाद आपने मीडिया को नशर किया। लेकिन जो मुझे लाहौर एयरपोर्ट पे लगा कि सिक्योरिटी काम की बड़ी भरपूर कोशिश थी कि नवाज शरीफ मीडिया के साथ गुफ्तगू ना कर सके। सियासी कैदी था सर, सरेंडर करने आया था, गिरफ्तारी देने आया था। नहीं, ये देखें आप एक ज्यादती कर रहे हैं। आप हुकूमत के नुक्ता नज़र से बात को समझने की कोशिश करें। उनकी नज़र में एक एहतसाब अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरिम सही वो लैंड कर रहा था। उस सज़ा याफ्ता मुजरिम को जब वो अपनी बेटी समेत यूएई पहुँचे तो आपको थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए कि यूएई के कतर के साथ बहुत दोस्ताना ताल्लुकात हैं। सही। और इस किस्से में ज़िक्र कतर का होता है। तो आप साफ लफ्ज़ों में कहिए कि नवाज़ शरीफ साहब को नैब हुक्काम ने अप्रोच कर लिया था कि हमारा मुजरिम आ रहा है, और मैं ये बात ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, और आप उसको मुजरिमों की तरह ही ट्रीट करें। और ये जो इसका अगर शो बनाने की कोशिश करेगा, यूएई के जो हुक्काम हैं वो बहुत पोलाइट रहे और उन्होंने ये कहा कि असल में यहाँ पर एयरपोर्ट पर 3000 के करीब पाकिस्तानी भी हैं, मुख्तलिफ़ हैसियतों में, कुछ काम करने वाले, मुलाजिम, कुछ मुसाफिर, ये वो। तो चूँकि आपके लंदन वाले घर के बाहर कुछ हंगामे वंगामे होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि लोग आपके साथ इस तरह की बदतमीज़ी करें, इसलिए हम आपको इधर रख रहे हैं। और मियाँ साहब को उन्होंने मसाज भी किया, कपड़े भी इस्त्री करके, शलवार कुर्ता आपने देखा होगा, पतलून कमीज पहन के चले थे वहाँ, फिर बाद में उन्होंने अच्छा लाउंज में इस्त्री की हाँ जी, स्टीम बाकायदा शलवार कुर्ता, उसमें नाड़ा वाड़ा नहीं उनके श्योर एग्जीक्यूटिव लाउंज में सहूलियत हासिल। अरे भैया वो आप यानी विजुअल देख लो ना दोनों। हाँ ठीक है, you're right। उसके बाद वो जो डिले हुआ वो ये था कि यहाँ से क्लियरेंस आ जाए कि लाहौर पे गिरफ्तारी के इंतजामात हो गए जब, तो उन्होंने कहा ओके कोस्ट इज़ क्लियर। सो बेसिकली यूएई की गवर्नमेंट ने नैब हुक्काम के साथ फुल्ली ताउन किया है एक मुजरिम को खैर वाफियत से उसके मुल्क पहुँचाने। तो शाहजी आप ये कह रहे हैं कि उनको 2 एक्स्ट्रा घंटे चाहिए थे गिरफ्तारी की तैयारी करने के लिए, इसलिए उन्होंने फ्लाइट जैसे बता रहे हैं ना, पहले ही तैयारी कर लेते, फ्लाइट क्यों डिले करवाई? कि आगे पीछे हो जाता है ना बाज़ औक़ात को बंदे, अच्छा इधर लाइन ठीक नहीं, दूसरा वो मसला भी था। ब्रेक लेनी है, ये गुफ्तगू ब्रेक के बाद प्लीज चलें, ब्रेक लीजिए। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। हम पोस्ट पैनलिस्ट को फिर अगेन हाँ बिल्कुल हाँ वही बात कर रहे थे। साहब और आरफा भी जब हम ब्रेक में गए थे तो बात कर रहे थे कि नुसरत साहब आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन या अंदर की खबर, आई नो दैट आप कभी कभी अपना रिपोर्टर एक्टिवेट करते हैं अंदर। नहीं वो जितना था वो कर दिया, मैंने बता दिया। अब मैं एज अ रिपोर्टर मेरे ज़हन में कुछ सवालात हैं, चलें प्लीज, जिनका जवाब मैं नहीं जान पाया हूँ। ओके, वो क्या? मैं और जाहिद इत्तेफाक से
हमारा नाम पनामा में नहीं आया था, लेकिन जेलों में जाते रहे, ठीक है ना भाई? ये बताइए, एक तो बचपन में आप जेल क्या गए, हमें भूलने ही नहीं देते। 30 साल गुजर गए उस बात को, कभी-कभी तो याद दिलाने का मौका मिलता है। हर वक्त जो है ना हम जेल गए थे। आप क्रेडिबिलिटी खराब ना करें यार। नहीं, वो मतलब बचपन की कहानियां ही नहीं भूल रहे ना, हमें भूलने का मौका नहीं। और आप जैसे एडिटरों की वजह से जो हमें यानी क्राइम देते थे एज बीट रिपोर्टिंग, हम जानते हैं कि जब हो जाए मगरिब की नमाज के बाद जेल का दरवाज़ा नहीं खुला, राइट, तो थाने में रखा जाता है फिर रात को। यस, नंबर 1। ओके ओके फाइन। जब ये आ गए लाहौर से इस्लामाबाद, तो वो दरवाज़ा कैसे खुला? क्योंकि जेल मैनुअल में सुपरिटेंडेंट जेल की अथॉरिटी नहीं है, नंबर 1। ठीक है, चले वो भी हम कहें कि एक मुजरिम का बहुत देर से इंतजार था, तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी, जज साहब को बुलाया गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, और साइन करके ठीक है जेल का दरवाज़ा खुलवा के उन्हें भिजवा दिया गया। लेकिन उसके दूसरे दिन एक जहाज़ आता है जिसमें आईपीजी आती हैं, फैमिली के लोग आते हैं, और फिर शाम के बाद दरवाज़ा खुलता है। क्या इसकी दरख्वास्त दी थी किसी ने, या किसी ने खुद फयाजी की? अगर इन सवालों के जवाब नहीं हैं तो फिर इस मुल्क में रिपोर्टिंग ख़त्म। तो हमें चाहिए कुछ दे को पता करके दे। क्या लगता है आपको सब क्या वजूहत होंगी? एक तो उनकी वालिदा बूढ़ी भी, अरे भैया लेकिन किसी को दरख्वास्त देनी होगी ना कि जी अम्मी जी बहुत परेशान है, और जेल सुपरिटेंडेंट तो ये नहीं कर सकता, और ना ही वो जो छोटा सा एक बैठा हुआ है नन्ना सा हिटलर सा अस्करी, उसमें भी इतना, उसमें भी नहीं, तो अगर है तो उसको दिखाते क्यों नहीं? किसी ने पूछा ही नहीं होगा ना शाहजी। आज शहबाज शरीफ साहब माल रोड पे फिर के उस दिन घर चले गए। आज शहबाज साहब ने खत लिखा है ना, वो सहूलियात दें, हाँ जी, तो वो सहूलतों के हवाले से लिखा है, बिल्कुल लिखा है जी। और वजीर आजम को भी ये जवाबन कहें कि आप लिख रहे हो, तुमने ये खत लिखा था, तुमने दरख्वास्त की थी कि मेरी वालिदा बीमार हैं, बूढ़ी हैं, उन्हें मिलने, हमने इंसानी हमदर्दी का सलूक करते मुलाकात करवाई, जब भी बकवास कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे? लेकिन लोग जुल्फिकार बुखारी के बारे में भी कहते थे कि दरख्वास्त दिए बगैर चला गया था, लेकिन बाद में पता चला कि दरख्वास्त क्या जो दी थी उसके बदले में उन्होंने परमिशन दी थी। हम कहने यहाँ पे भी चिट्ठी आई हो कहीं भाई, तो लेकिन हमें क्यों नहीं बता रहे? दिखानी चाहिए, हर चीज ट्रांसपेरेंट हो रही है, दिखानी चाहिए। बताइए मैं कल को पकड़ा जाऊं सही तो मेरे घर वाले, नहीं बीबी, दिस इज नो, वी आर टॉकिंग ऑफ दो नहीं एक पाकिस्तान। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब कन्विक्ट है ना, ये बार बार कह रहे हैं, क्या हमें कहा नहीं जाता मशवरा दे के कि भाई आप बताएं, लोगों को याद दिलाएं कि ये सजा याफ्ता? क्या उन्होंने जेल के कपड़े पहने हैं? वो जो लकीरों वाले नंबर तो लाट हो गया, कपड़े, लेकिन वो पहने नहीं, वो पहने हैं या नहीं? अभी तक कोई क्लियर नहीं। वो कह रहे हैं कि लाहौर से जो सामान गया था उसमें कपड़े वगैरह वो भी गया। हम तो सियासी थे, हमें डिक्लेयर होता था सियासी। ये देखो ना, मुझे तो 1 साल मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी थी, और उसमें जो है हम गए, 2-3 अल्फाज बहुत अच्छे, घर से कोई खास सामान बक्से में, उसको कोई ख्याल भी नहीं करता था हमारा। तो उस वक्त जो है हमारे कोई खाने ले आने वाला लाने वाला नहीं होता था, वही हम खाते थे। लेकिन बहुत सारे जो चीज़ें, अब नुसरत एक बात आप जो कह रहे हैं, बात आप जो है वो सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये जरा कह रहे हैं ना कि अभी तक 2 पाकिस्तान हैं। हाँ, अभी एक तो इसको मानने की बात है, क्यों है कैदी? अब वो हम देखें, चाहे वो हम अगर हम कामयाब हो जाते हैं इनकलाब में, तो शायद एक ही पाकिस्तान होता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को प्रेडिक्ट कर लेने से सिर्फ और सिर्फ 2 पाकिस्तान एक नहीं हो जाएंगे। मैं बात बहुत संजीदगी से कह रहा हूँ, जेल मैनुअल मैं अब भी इंसिस्ट करता हूँ, अस्करी साहब हों या ये भी सुपरिटेंडेंट जेल हो, इन दोनों की हिम्मत ही नहीं है। तो ऊपर से ऑर्डर आया किसका? ये आई डोंट ये जानना आई डोंट नो भाई, सर भाई अगर आप एक जर्नलिस्टिक सवाल नहीं करना चाहते, मैं आप क्या करूं? यहाँ पे केयर टेकर को हम बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, हम भूल जाते हैं यहाँ पे एक परमानेंट इंतजामिया भी होती है,
चले मेरा ख्याल ये ब्रेक कि- के बाद यूमिन Sorry, चीफ सेक्रेटरी बने आप ब्रेक Permanent बॉस आप secretary। ब्रेक दूसरा साहब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उस दौरान अपने Chief अंदर Secretary का एक आप- रिपोर्टर को जगाएं और कोशिश करें नहीं, जानने सारे की क्या सवालात के जवाब बाखुदा देने मुझे की पता कोशिश होता है, करेंगे। बोल देता और हूं। एक ब्रेक के बाद इनफैक्ट डिस्कस करेंगे कि एक नई वेव चली है टेररिज्म की, जिसके नतीजे में कुछ सियासी जमातें अपने इंतखाबी जल से मनसूख भी कर रही हैं, कोई एक आध जमात कर रही है। क्या होने जा रहा है, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात हो रही है, किस हद तक लोगों को मुयसर है इस बार। 2013 में भी ये कुछ था, अब 18 के आखिर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। आपको बताती चलूँ कि हमारी फ़ोन लाइंस भी ओपन हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं at 0512606027 और 28। इससे पहले शाहिद साहब के हम वो मस्तूम और टेररिज्म के ऊपर जाएं, शहबाज शरीफ साहब, क्वेश्चन फॉर द पैनल। शहबाज शरीफ साहब वाज लीडिंग द रेजिस्टेंस एक तरह से नवाज शरीफ साहब के वापसी के दिन। कारकर्दगी कैसी रही उनकी, आप में से जो भी ये कौन सी रेजिस्टेंस की आप वो जो बात करिए? लेके जा रहे थे उनका रेजिस्टेंस इस्तेमाल करने के लिए, मतलब द रेजिस्टेंस विद इन PMLN, आप जो कारकर्दगी पूछ रहे हाँ हैं किसके नुक्ता नजर से? PMLN के मतलब नुक्ता नजर से, अवाम के आपके नुक्ता नुक्ता नजर नजर से, however you अगर like दो to see नुक्ता it. नजर है ना, एक मियां नवाज शरीफ का और एक Exactly, वो मियां नवाज शरीफ नुक्ता नजर से अगर उनको तो बात पता करें नहीं चला। या जो है यहाँ पे जिसको कहते हैं परमानेंट इंतजामिया, उनके Excellent. लिए जो है उस लिहाज से तो उनको रास्ता नहीं मिला था। नहीं, 10 on 10 उनके लिए हैं? मुस्तकिल 10 on- जो इंतजामिया के हवाले 10 on 10 मतलब ये है कि माल रोड से आगे नहीं गए, फूड स्ट्रीट पे शायद घूमते रहे और वो वक्त गुजर गया। लेकिन ये कि PMLN के नज़दीक मेरे ख्याल इनकी शायद स्ट्रेटजी यही थी, पहले से तय किया था कि कि वहीं आगे घूमते माल रोड से रहेंगे। आगे नहीं बढ़ना है। इस चीज़ को तो उन्होंने मेक श्योर किया, गमला को एक भी नहीं टूटा। ऐसा वे तो अप्रिशिएट करें ना कि इतना लोग बाहर हैं, उनके हिसाब से तो सब लाखों लोग appreciate आए, करेंगे ना। कहते लाखों का समंदर था और एक गमला भी नहीं टूटा, तो बड़ा पुरअमन रखा उन्होंने क्राउड को। ये तो आप उनको अप्रिशिएट करें। नहीं बिल्कुल, हम तो हर चीज़ पे अप्रिशिएट करेंगे, वो पहुंच नहीं पाया उसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। वैसे फूड स्ट्रीट पे मेरे ख्याल में गाड़ियों की इजाजत नहीं, आप थोड़ी सी ज्यादती कर गए क्या जाहिद चीज़? साहब। फूड मतलब स्ट्रीट पे मेरे ख्याल में गाड़ियों की इजाजत नहीं, आप थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं। वहां नहीं माल वो रोड पे गए, रुके थे। वो माल रोड पे ही अच्छा थे। सॉरी, मैं लाहौर से ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने कहा मैं आपकी थोड़ी सी इस्लाह कर लेकिन दूं। दूसरे साहब आप इतफाक करते हैं अगर इंटेलिजेंस ज़राए कि हम जो एस्टिमेट्स बता दें कि 60-70 हज़ार लोग तो बाहर थे लाहौर की सड़कों पे, आपको भी लगता है इतने लोग थे वहाँ पे? देखिए जी, उस दिन आज़ादी सहाफ़त को था ज़ुकाम शुकाम, तो मैं तो TV पे देख नहीं पाया। अच्छा, नहीं नजर आया आपको? जो बाकी दीगर ज़राए से जो इतला यही है। बाकी ये कि उस दिन लाहौर में मोबाइल फ़ोन वगैरह भी बंद थे, वरना आप यानी फ़ोन से पता कर लेते। तो इस बात का तो कोई अंदाज़ा नहीं कि कितने लोग थे। लेकिन ये बात है कि लोहारी दरवाज़े के बाहर मुस्लिम मस्जिद अगर आप पहले करते हैं तो फ़ौरन ख्याल आता है कि कोई मज़ाहमत होगी। तो कॉल तो दी थी ना साहब, आए ना लोग वहाँ जमा हो रहे बात थे। ये है कि मुस्लिम मस्जिद का मतलब ये होता है हाँ, हाँ, बिल्कुल, 14 हमने- अप्रैल 1977 जुमेरात को भी अपने प्रोग्राम में ये बात जिस की दिन थी। बाहर गोली चली और फिर एतजाज़ एहसन साहब ने एहतजाजन पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इस्तक़लाल शामिल कर। तो ख्याल ये आया कि गोया शहबाज शरीफ साहब वो मुस्लिम मस्जिद के ज़माने में जा रहे हैं। अच्छा, भाई वही हुआ था ना 14 अप्रैल 1977। तो गए या नहीं गए? नहीं गए उस जमाने में। नहीं गए ना वो, या देखिए जा नहीं पाए क्योंकि फ़ोन वोन आप बंद थे, क्या ज्यादती मतलब? कर रहे हैं, मसलन वी आर नॉट बीइंग फेयर। ओके, वाई? बात यह है कि इनको अपना जहन क्लियर करना है, क्या इन्हें इलेक्शन लड़ना है या तहरीक मज़ाहमत चलानी है। अगर आपने इलेक्शन लड़ना है बीबी तो कौमी असम्बली के हर हल्के में कम अज़ कम जो पोलिंग स्टेशन होते हैं वो होते हैं 300। तो 300 आपको पोलिंग एजेंट चाहिए, उसके बाद बाहर 3-4 आदमी चाहिए जो तंबू लगा के बैठ के पर्ची काट के दे कि आपका वोट नंबर है, फिर कुछ लोग हैं जो आपको वोटर ला कर दे। सो ऑन एवरेज एक जो मुस्लिम लीग का कैंडिडेट है फॉर नेशनल असेंबली उसको 700 से 1000 कारकुन, कारिंदा, अहलकार, सहूलतकार चाहिए। अब उनको वो 13 जुलाई के दिन लाहौर में लाकर तो पुलिस मुकाबले में करके अंदर तो नहीं करवा सकता कि बाद में जमानतें करवाता फिर। फेयर इनफ। उसने तो उनको बचा के ही ये रखना। स्ट्रेटजी थी या आपके इट्स एज सिंपल। अरे भाई एज सिंपल ना, मैं तो जो आपके साथ बात करूं मैं तो नो भाई, फिर तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि फिर ठीक किया ना शहबाज शरीफ साहब ने।
اس لیے کہ شہباز شریف صاحب نے تو الیکشن لڑنا ہے نا. نہیں شاہ جی تو پھر الیکشن تو پھر یا تو نواز شریف صاحب کہہ دیتے تھے کہ بوائیکاٹ ہے الیکشن کا تو ٹھیک ہے نا, بٹ وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن لڑنا ہے, وہ جو ووٹ کو عزت دو. اپنے ورکر سے کہ پلیز آئیں. وہی تو کہہ رہی ہوں نا, پھر یہ تو پھر کنفیوژن کی بات ہے نا کہ اب یا تو آپ کے پھر ساری انرجیز آپ الیکشن پہ لگائیں یا پھر آپ لاہور ہیڈ کوارٹر ہے سر نون لیگ کا. آپ کے خیال میں 5000 لوگ پکڑے جاتے تو اس کے بعد پھر الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہتے سر. اتنے لوگ تھے جو پولنگ ایجنٹ بنتے. خدا کا واسطہ ہے, میں لاہور شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ایسے موقعوں پر میں دیکھیے ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ لاہور میں کتنے لوگ تھے. ہاں بیکاز وی ڈنٹ ہیو دی انفارمیشن, اس لیے پوری انفارمیشن نہیں تھی. اب ہماری صحافت اتنی آزاد ہے جتنی آپ ابو دھابی میں دیکھ کر آئے تھے. صحیح, ٹھیک ہے نا. صحیح. تو میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ زکام ہوا تھا, تو اب ہم بیٹھ کے ایک ہوا میں بات کر رہے ہیں نا. اب صحتیاب یا تو آئی ڈونٹ تھنک سو. تو وہ یہ ہے کہ یا تو ہم وہاں پہ موقع پر موجود ہوتے تو پھر اندازہ. میں چونکہ موقع پر موجود نہیں تھا, لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ان تمام تر باتوں کے باوجود مثلا ایک فہرست آئی ہے, صرف لاہور میں 17,000 افراد کی گرفتاری کی بات ہوئی. 17,000 ورکر کی گرفتاری کافی اہم بات ہوتی ہے. انہوں نے خود جو یعنی کہ عسکری صاحب نے جو خود کہا ہے کہ انہوں نے کی. تو اس کے باوجود جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو استقبال کرنے جا رہے ہیں, صحیح, تو انہوں نے مس میچ کیا. اس کے بعد اپنے اچھے کنڈکٹ سے والدہ صاحبہ کی ملاقات بھی کروا دی. صحیح ہے. اس کے بعد والدہ صاحبہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں میڈیا سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, شہباز صاحب ایکسیس نہیں دے رہے. اچھا یہ دیکھیں نا آپ کی اطلاع ہے نا, یہ ہم پوچھنا چاہ رہے تھے. آپ مریم بی بی کا بیٹا آ رہا ہے جنید, وہ میرے خیال آ گئے, وہ پھر بتائے گا کہ ان کی آپی جی کیا محسوس کر رہے ہیں. اچھا ایک پینل سے اور بھی میں جاننا چاہتا ہوں انفیکٹ ظاہر صاحب آپ سے بھی سارے پینل سے کہ یہ بتائے گا کہ جو بیانیہ تھا جی ٹی روڈ سے لے کے اور آخری لنڈن کی پریس کانفرنس تک مجھے کیوں نکالا, اور پھر سویلین سپریمیسی کہ میں نے اس کو میک شور کرنا ہے, اس کی جنگ لڑنے جا رہا ہوں, تو کیا وہ بیانیہ اس وقت اڈیالہ جیل کے کسی کونے میں سو رہا ہے یا باہر بھی نظر آ رہا ہے؟ اور مور امپورٹنٹلی شہباز شریف اگلے جو 10 دن ہے یا 9 دن ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کو لے کے چلے گئے؟ کیونکہ وہ لگتا ہے کہ وہی ایک ان کے خیال میں ایک بڑا ہی میریکل ہوا ان کے کہ وہی لوگوں کو انٹیکٹ بھی رکھا ہوا اس نے اور ووٹ بھی دلائے گا 25 جولائی کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اڈیالہ جیل میں پڑا رہے گا یا باہر بھی نکلے گا؟ دیکھیں جی اس طرح کی فوری تو اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی, لیکن شہباز صاحب وہ ٹرائی ویری ہارڈ کہ اپنے نیک چال چلن سے وہ اچھا لوگوں کو بات سمجھ آ گئی نیک چال چلن کی بات آپ کہہ رہے سے مراد کیا ہے؟ نہیں, ایک نیک چال چلن سے مراد یہ ہے کہ ایک ڈیسنٹ لا ابائڈنگ ٹائپ بندہ. تو باقی لوگ تو who's the indecent not law abiding? جس کو سزا ہوئی یار یعنی آپ لوگ کیوں شرماتے ہو نواز شریف کو مجرم کہتے ہوئے؟ مجھے سمجھ نہیں. میں تو مجرم نہیں کہہ رہی, میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں نا کہ آپ نے کہا ڈیسنٹ اور لا ابائڈنگ اگر شہباز شریف ہے تو پھر نان. ایک چیز میں کہوں, دیکھیں بات یہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہی چیز آ رہی ہے کہ 2 بیانیہ ہم کیوں اس میں گھبرا رہے ہیں کہ 2 بیانیہ نہیں ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کو اور مریم کی کال یہ تھی کہ لوگ آئیں ایئرپورٹ پہ, یہ بیانیہ تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ الیکشن بائیکاٹ کریں گے, لیکن اس کے جو ہے جو کانوٹیشنز جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب کی جو پالیسی رہی ہے کہ کوئی تصادم نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا, بلکہ ان کی تقاریر بھی جو اس دن کی بھی جو ہے ذرا آپ کر لیں کہ نواز شریف صاحب کا بہت زیادہ ذکر نہیں تھا, بلکہ یہ تھا کہ 1-2 جگہ تک ان کا صحیح ہے کہ ان کے نزدیک, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ کے اکثریت کی جو لیڈرشپ کے اوپر ہیں ان کی بھی یہی سوچ تھی کہ اصل چیزیں جو ہیں وہ الیکشن لڑنا ہمارا کام ہے. الیکشن کے ذریعے جو ہے تو اگر الیکشن کسی صورت میں جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں یا ختم ہوتے ہیں, ڈسرپٹ ہوتے ہیں, تو وہ ان کا فائدہ نہیں ہوگا. ان کا بیانیہ تو یہی بن کے دونوں بیانیہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ان کو ووٹ لینا ہوگا, جب فیلڈ میں جو لوگ کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ بھی نعرہ تو لگائیں گے کہ ووٹ کو عزت دو. نعرے کے لگانے میں کیا حرج ہے؟
کہ جب آپ کو ووٹ مل جائے گا، لیکن اس سے آگے بات نہیں جا رہی ہے. یہ سب سے بنیادی چیز ہے. مفاہمت اور مزاحمت دونوں ساتھ ساتھ چل نہیں، آئی مین لاجیکل بھی ہے. اب جو کوئی بھی تبدیلی لانی ہے اپنے الیکشن کے تھرو ہی لانی ہے میرے خیال میں. We have a caller with us on the line from کراچی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا سوال کیجئے. کس سے سوال کریں گی؟ جی مجھے نصرت صاحب سے سوال کرنا ہے. جی جی پلیز فرمائیے. سر میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ اب جیسے کہ نواز شریف تو چلے وہ جیل چلے گئے اور اچھی بات ہے، بہت اچھا ہوا کہ وہ چلے گئے، ان کو جانا چاہیے بھی تھا. لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو زرداری اور ان سب کے جو کیسز بن رہے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ ان پہ تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا، نہ ان کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے. تو کیا صرف جو ہے وہ یہی جیل جائیں گے؟ تو پھر اس طرح تو ہم اور بھی زیادہ یہ کیس متنازع ہو جائے گا کہ صرف نواز شریف کو ہی انہیں جیل بھیجنا تھا اور انہیں کے ساتھ احتساب کرنا تھا. سر پلیز اس کا جواب دیجیے گا ذرا. کیا ہوا؟ وہ آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ اگر نواز شریف تو چلے گئے جیل میں، زرداری صاحب ہیں، باقیوں کے کیسز پڑے ہیں ان پہ تو آپ نے نہیں ان کو تو تھوڑی مہلت ملی ہے نا، ایسی تو کوئی بات نہیں. الیکشن کے بعد چلے جائیں گے. نہیں وہ کہا ہے کہ سپٹمبر کے بعد ہوگا. دیکھیے ایک بات تو بڑی سیدھی سادی ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ زیادہ کہ خالی ان کو تو آپ نہیں ٹارگیٹ کر سکتے نا. ایک پوری ہمارا جو سسٹم ہے اس وقت وہ اس بات پہ کمیٹڈ ہے کہ جی ہم نے اس ملک سے کرپشن کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کے پاس ہے فائلیں وائلیں. تو وہ تو شکر کرے کہ محمد بن سلمان کی طرح ہم وہ نہیں کر رہے کہ رٹس ہوٹل میں بند کر کے سب کو کہہ کے سائن کرو. تو ایک ہی دفعہ کر دیں آلموسٹ، مطلب سمپلیفائی دا پروسیس. کیوں اسی کو اور کریں گے. $8 131 کا ہوگا، پھر 150 کا ہو جائے گا جب تک ہمارے آئے. لیکن آپ کو عارفہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے زرداری صاحب کے لیے ریلیف بنتا تھا کہ 25 جولائی کے بعد معاملات کو لے جایا جائے، لیکن نواز شریف یہ بات کر رہے تھے کہ جی مجھے کو 1.5 مہینہ دے دیں اور میں نے آرگومنٹ کرنے ہیں، یا یہ کہہ رہے تھے کہ میرے تینوں ریفرنس اکٹھے کر دیں، اکٹھا سنا جائے، یا یہ ہے کہ اگر آپ اس کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اناؤنس بعد میں کیجیے گا. صرف ایک بات، ایک منٹ دیکھیے، یعنی پنجابیوں کو پہلے بہت ریلیف دیا گیا نا. اچھا تو ایک پھانسی لگا اس کو نہ، تو آپ سر ابھی تو آپ جیل میں یار یہ کیا 1.5 مہینے بس، یعنی کہ 1.5 مہینے کی مہلت ملی. اچھا ایک یہ کمال ہے آپ قانون بھی پنجابی اور سندھی کو دیکھتا ہے، تمیز کرتا ہے اس میں. اچھا آپ راون مار میں اور باقی قتل کے جو مجرم ہیں ان میں نہیں ہے. اچھا جن کی کمر میں درد ہے اور باقیوں کے لیے انٹرپول ہوتا ہے، صحیح ہے نا، فرق ہے. لیکن بات کھل کے کریں. ایک اور بات بھی ہے یہ کیا کہ سب کی نظر میں برابر زرداری صاحب جو ہیں وہ ایسے نہ کیا کریں نا. وہ نے ایسی زرداری 11 سال کاٹ چکے ہیں. جو کالر صاحب تو اور صحیح پوچھ لیں کہ 11 سال پہلے کاٹ چکے ہیں. نہیں وہ ان کو بغیر کسی جرم کے اچھے نہیں لگتے. ڈان کی خصوصی الیکشن ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. 16 جولائی آج منڈے سے لے کے اگلے منڈے تک 24 جولائی سے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے 7 بجے سے لے کے 9 بجے کے درمیان. میرے ساتھ موجود ہیں افتخار شرازی صاحب، زاہد حسین صاحب، نصرت جاوید صاحب اور عارفہ نور صاحبہ. جنرلی جو بہت کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. شرازی صاحب ابھی ہم شوڈ وی موو آن ٹو مستونگ اینڈ دا ٹیرر اٹیکس یا پھر کیا کریں؟ مستونگ کی طرف جائیں، لیکن نصرت صاحب کے پاس ایک خبر ہے، سب سنا دیں تو مہربانی ہوگی آپ کی. کچھ آپ کہہ رہے کہ لاہور میں کچھ لوگ بھی تھے. I don't want to name people خامخواہ کا. اچھا پہلے جملہ تو مکمل کریں کہ خبر کیا ہے. مجھے پتا ہے 3rd ایئر کے لوگ تھے، 2nd ایئر کے، پہلے یہ تو بتائیں ان کی خبر ہی نہیں آپ بتا رہے کہ ان کے بارے میں بات کیا تھی. کم از کم 3 جو قومی اسمبلی کے نشستوں پہ امیدوار ہیں وہ انتظامیہ سے خود رابطہ کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یا تو گرفتار کر لیا جائے یا نظر بند کر دیا. پچھلے پارلیمان میں بھی تھے. جی سابق منسٹر. اچھا منسٹر سے سابق اتنی پریشان ہو گئی کم از کم 2 سابق منسٹر. سابق منسٹر ہے، فیڈرل منسٹر. 2 سر 2 میں ایک نہیں 2 سابق سینئر. اب دیکھو نا، دیکھیے آپ کسوٹی کھیل رہے ہیں زاہد صاحب. وہی نا کسوٹی کھیلنے والی بات ہے. جب میں نے اگر نام لینا ہوتا میں کیونکہ میں اپنی سورس خراب کروں گا نا جو اپروچ کر رہے تھے. چلو ہم یہ تو آپ سے نہیں پوچھ رہے کہ لاہور سے ایم این اے تھے یا گوجرانوالا کے تھے یا لاہور کے بھی تھے. اچھا لاہور کے تھے. ایک لاہور کے. اچھا ایک لاہور کے بھی ہیں. اچھا بہرحال ایک لاہور کے بھی تھے. بہرحال میں اس سے زیادہ نہیں، میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور فیڈرل منسٹر بھی بھائی میرے وہ تمام لوگ جو شیر کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں انہیں 25 تاریخ تک نواز شریف صاحب کے ساتھ اپنی محبت جتانے کی ضرورت ہے. جیسے ہی وہ کسی تیرتے ہوئے
اسمبلی میں آ گئے, انہوں نے اوتھ لے لیا. پھر شہباز کیمپ, پھر شہباز صاحب نہیں, وہ جانے شہباز صاحب کام نہ آئے تو چودھری نثار ہیں, چودھری پرویز الہی ہیں. مسلم لیگ جو ہے وہ اپنی اصل مسلم لیگ کے ڈی این اے میں مزاحمت نہیں ہے. تو پھر ایک اچھی ڈیسنٹ, کیونکہ دیکھیے مسلم لیگی ہو اور وہ اداروں کے ساتھ جو ہے اس طرح کا کرے, یہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے نا. پر مسلم لیگ کے ووٹر میں تو تو آج نواز شریف مسلم لیگ نہیں ہے سر, نواز شریف وہ مسلم تو لیگ تحریک استقلال سے آئے تھے. اچھا نہیں, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے یعنی کریکٹ کر سکتے ہیں. وہ مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں, وہ تو مزاحمت کر رہے ہیں سر, وہ تو مزاحمت کر رہے ہیں. کنسٹیچوئنسی پولیٹیشین ہے, اس نے کنسٹیچوئنسی پولیٹکس کر کے الیکشن جیتنا ہے اور پارلیمنٹ میں جانا ہے. تو مطلب کہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان سے ہم کیوں ایکسپیکٹ کریں بہت زیادہ ریزسٹنس. نہیں, میں آپ کی بات پہ ایڈ کر رہی ہوں نا کہ کیا ضرورت ہے, وائی ڈو وی ایکسپیکٹ somebody who's part of the system to want to keep themselves out of the system. وہ پولیٹکس کا حصہ ہے اور وہ پولیٹکس کا حصہ رہنا چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں 25 جولائی اس کے بعد پھر اگلی کہانی نہیں, میں آئی تھنک آگے تو آپ زیادتی کریں تھوڑی شاہ جی, ضروری نہیں ہے. پچھلی دفعے بھی بہت یہ جو لوگ تھے یہ 2002 میں بھی نواز شریف صاحب کے ہی ساتھ تھے. 25 تاریخ کے بعد میں یہاں بات ختم کرتا ہوں کیونکہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے. ہمیں 25 تاریخ کے بعد جو ابھی مسلم لیگ نون کہلاتی ہے اس میں ایک اور بڑا ڈینٹ نظر آئے گا. دیٹس اٹ. اچھا کتنا مؤثر ہوگا, کتنا افیکٹو ہوگا. بات دیکھیں یہ صحیح ہے کہ اس وقت جو بھی الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا بیسک جو ہے مفاد جو ہے کہ الیکشن جیتا جائے کسی طرح سے. ایک تو یہ بنیادی طور پہ شہباز شریف صاحب کی فلسفی جو ہے اس میں کام آتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت نواز شریف صاحب کی محبت جتانا ضروری ہے کیونکہ ووٹ اس پہ بنیاد پہ پڑیں. بالکل میں اس سے بالکل کرتا ہوں کہ جب ایک دفعہ پارلیمنٹ میں آ جائیں گے اس کے بعد محبت جو ہے تقسیم ہو جائے گی. نہیں تو بٹ اس وقت تو ڈیفیکشن کلوز کا بھی چلیں ایک کالر کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, لاہور سے کالر ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں, میں ویسے کہہ رہی تھی کہ جو آپ دونوں پریڈکشن کر رہے ہیں تو اس وقت ڈونٹ فرگیٹ کہ دیر از اے ڈیفیکشن کلوز ان پلیس آلسو. اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے کہ اس وقت وہ کہیں ڈیفیکشن سے کون نکالے گا, مسلم لیگ کا صدر نکالے گا نا. نہیں تو پھر تو مسلم لیگ شاہ جی, تو پھر تو یہ آپ کہنا کہ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ اگر وہ رہیں گے تو پھر وہ کہیں جا تھوڑی رہے ہیں, پھر تو وہ پارٹی کے ساتھ پکڑے جائیں. کون پکڑے گئے پریزیڈنٹ؟ اب آپ شہباز شاہ نہیں گئے تھے نیب. اچھا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکیمہ گرفتار ہے جی, فواد صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے. چیمہ بھی ہیں, مری سے کالر ہے سر, مری سے تو کوئی لیکن یہ سارے ڈسپینسیبل مری سے کالر ہے. جی السلام علیکم. ڈرانے کے لیے. ہیلو السلام علیکم. جی فرمائیے کس سے سوال کریں گے, کیا نام ہے آپ کا اور سوال کیا ہے؟ ہیلو جی جی سوال کیجئے, اپنا نام بتائیں. جی جی سر السلام علیکم. میں پہلے پورے پینل کو سلام کرتا ہوں, اس کے بعد میں ایک بہت دور رفتہ مقام سے بول رہا ہوں. تو یہ ڈان چینل بہت اچھے ان کی کارکردگی ہے سر. میرا الیکشن کے سلسلے میں ایک سوال ہے. میں 85 سے الیکشن کو میں حصہ لیتا رہا ہوں ایز اے ووٹر, لیکن جو اس وقت صورتحال ہے کوئی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی. الیکشن پر پہلے ہی کوسچنیبل ہو گئے ہیں. کیا کہیں یہ تو نہیں مطالبہ کہیں ہو سکتا کہ یہ الیکشن آئندہ کسی غیر جانبدار ادارے اور غیر ملکی UN کے تحت ہوں, کہیں یہ مطالبہ نہ ہو جائے کیونکہ عوام کا اعتماد ہمارے ہاں ابھی آلریڈی غیر جانبدار ادارے موجود ہیں. وہ نگران حکومت اگر کوئی اس طرح کی نہیں بھائی, یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. کیوں ہم کسی اور کو کہیں گے؟ ہمارے ہاں غیر جانبدار ادارے موجود ہیں. عسکری صاحب یا ناصر الملک صاحب جو ہماری نگران حکومت ہے, دیکھو نا ایک سب سے بڑی بات یہ ہے, ہم لوگ تو صحافت میں دیانتداری نہیں کرتے, ہمارے اپنے بھی تو بہت زیادہ یعنی تعصبات ہیں نا. اب کل اتنا امپورٹنٹ اتنا بھرپور جلسہ ہوا تحریک لبیک کا راولپنڈی میں, تو وہ تو یہاں ہے سیلف امپوزڈ اپنا لگایا ہوا ہے نا, ہم اس کو ذکر نہیں کر رہے کہ بھئی اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. اچھا اب یہ کہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس میں جو تقریریں ہیں, خوف یہ ہے کہ ہیٹ میٹیریل نہ ہو. یار اگر ہیٹ میٹیریل ہے تو الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ یعنی نصرت جاوید کی ذمہ داری ہے یہ. صحیح, درست بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور کل کیا کہا ہے خادم رضوی صاحب نے؟ اب ہمیں بیٹھ کے انالیسس کرنا چاہیے کہ خادم رضوی صاحب نے جو ایمان افروز تقریر کی ہے کل ہم کر رہے ہیں, الیکشن کے بعد کیا ہوگا. اب اس میں کیا فرق ہوگا؟ ایک طرف ہے شیخ رشید صاحب
वो मुजाहिदे ख़त्म नबूवत के नारे से इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ए कौन उम्दा है, उनका अपना कैंडिडेट है ना तहरीक लब्बैक का, कल जो उन्होंने तकरीर की उस हल्के से उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो को जब लियारी में लोगों ने पथराव किया इसलिए कि ये मूर्तियों के आगे इसने सर झुकाया था, राइट। और जब मैं गया तो मुझे फूलों से लाद दिया। अब अच्छा, वो भी कवर नहीं किया था जब नहीं वो गए बीबी, थे। अब हमें तजिया ये करना चाहिए ना, मतलब कि पैमरा से ये ऑर्डर करवा दो कि जी हेट मटेरियल, वो इलेक्शन लड़ सकता है, रावलपिंडी के मरकज में तकरीर कर सकता है, लेकिन मैं और आप उसको डिस्कस नहीं कर सकते। चले पर अभी और हम कह रहे बात हमने कि कराची से कॉल आ गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कराची, हाँ बड़ा उनका जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। जी कराची, आप कौन बोल रहे हैं, किससे सवाल करेंगे और क्या सवाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्वाजा शाहिद बात कर रहा हूँ कराची से। मैं जावेद नुसरत साहब से बात करना चाहता हूँ। जी बात कीजिए, सुन रहे हैं आपको। जनाब जावेद साहेब, कराची के हालत माशाल्लाह बड़े अच्छे जा रहे हैं, मगर किसी पार्टी ने यहाँ काम नहीं किया, चाहे कोई भी पार्टी हो। मेरा किसी से ताल्लुकात नहीं है पाकिस्तान में, किसी पार्टी से, सिर्फ मेरा अपना पाकिस्तान से है। मगर आप लोग एंकर जितने पाकिस्तान के जो आ रहे हैं, ये सारे एक पार्टी के पीछे लगे हुए हैं। ये मैं अफसोस से वो कहना कौन सी चाहता हूँ। पार्टी है जिसके पीछे लगे हुए, मुझे तो इत्तला दे देना कम से कम। पीटीआई जनाब, आपको सब कुछ मालूम है, मासूम मत बने आप। नहीं, मैं बिल्कुल पीटीआई के पीछे नहीं हूँ, खुदा का वास्ता ये इमरान खान साहब को एतबार दिलवाएं। हाँ जाहिद भाई आप हैं? वो नहीं, ये जाहिद साहब से पूछिए, ये क्या पीटीआई के साथ है? इमरान खान 101% पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा इंशाल्लाह। तो और क्या चाहिए? बहुत अच्छी बात। जिंदाबाद। तो फिर आप परेशान को एक तरफ कह रहे हैं आपको किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ पाकिस्तान से प्यार है, तो बाकी इसको साउथ अफ्रीका से प्यार है, इसको भी पाकिस्तान से प्यार है, इसलिए बैठी हुई है ना ये। नहीं, आई प्रेफर ट्रूडो इन कनाडा। अगर पूछ ही रहे तो साउथ अफ्रीका से क्या जोड़ने की जरूरत है? सब जानता है सर, देखो पता है सब कुछ। चले 85 से आप नुसरत साहब, बिलावल ने भी कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, इसी तरह शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि मुतनाज़ा मत बनाए वरना नताइज को कोई कबूल नहीं करेगा। आम आदमी नहीं कह रहा, बड़े बड़े रहनुमा भी सवाल उठा रहे हैं कि किसी एक जमात के लिए राह मार की जा रही है, बाकी को दीवार से लगाया जा रहा है। 1997 में नताइज कबूल नहीं हुए थे। लेकिन सर आप प्रिविलिंग सिचुएशन पे तो बात करें ना कि हाँ कुछ ऐसा है। आप तो नहीं, मुझे ये बताइए 1997 में नताइज कबूल हुए थे? 1990 में, 1990 में, 1993, 2093 के, और आप भी होंगे जो एतराज कर रहे हैं कबूल करेंगे, सुकून से आके बैठ जाएंगे और चल पड़ेगा मामला आगे। इंशाअल्लाह। असल बात ये है जो हमने बस सिर्फ थोड़ा सा बहुत मुश्किल आ गई ना, तो शहबाज भाई को पंजाब वापस दे देंगे, अच्छा तो हम बात कर सकते हैं। मतलब हम और आप नेगोशिएट वो तो देखें, मैं समझता हूँ कि जब इलेक्शन होंगे तो उसके बहुत सारे और डायनेमिक्स हो जाते हैं। एक हद तक इलेक्शन मैनेज हो सकते हैं, लेकिन रिगिंग नहीं हो सकती। ये रिगिंग से मतलब ये है कि अभी जो बहुत सारी जो आप बात कर रहे हैं कि अनइवन प्लेइंग फील्ड, ये ज़रूर होता है कि आपने जो अभी कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, वो सब तो ठीक है कि आपने कहा किसी काउंसलर से कि भाई कि ज़रा आप उधर चले जाएँ तो आप कौम के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ये तो होता रहेगा। लेकिन जब एक दफ़ा वोटर जब चला जाता है, और आजकल के हम 90s में भी नहीं है, 90s से हट के आज जो है उससे बहुत फ़र्क है। हम 20 साल पहले की जो बात कर रहे हैं, जहाँ पे मीडिया किसी किस्म का सोशल मीडिया हो, चाहे आपके पास ये फ़ोन होता है, ये भी बहुत बड़ा ताकतवर वो होता है, वो मुमकिन नहीं होगी कि आप जो इलेक्शन के दिन जो है उसको रिक करें। मैं उस पर ज़रा बात करना चाह रहा हूँ। सॉरी जाहिद साहब, लेकिन फिर ब्रेक लेनी है। जब आप बात करना शुरू करते हैं ब्रेक का टाइम आ जाता है, बट विल कम बैक टू यू राइट आफ्टर द ब्रेक। चलें जी, ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। डॉन न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जाहिद साहब, आप कोई बात कर रहे थे ब्रेक से पहले? नहीं, जैसे पहले अभी नुसरत बात कर रहे थे कि लब्बैक पार्टी जो है, जो कि पिछले जो है साल बड़ा उसका जो है काफ़ी शोहरत भी रही है, मतलब धरने की वजह से। ये बात सही है कि एक तरफ तो आपने पैमरा के ज़रिए उसकी तकरीर रुकवा दी वहाँ की, और ठीक है, मतलब आपके पास एक कानून भी मौजूद है, लेकिन वही मुल्क का भी कानून है। अगर सिर्फ पैमरा का कानून नहीं है, मुल्क का भी कानून है, आपके इलेक्शन कमीशन का भी एक कानून है कि जो है इस किस्म की जमातें जो हैं वो हिस्सा नहीं ले सकती हैं। अगर आप कहते हैं कि हेट ये तकरीर थी, तो हेट तकरीर करने वाली पार्टी को आपने किस तरह से जो है बाकायदा रजिस्टर्ड किया, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। मिली मुस्लिम लीग पे तो बहुत बहस हुई, इन पे तो कोई मतलब झगड़ा भी नहीं हुआ, आराम से रजिस्टर हो गए। इसमें तो सॉलिड केस था कि इनकी आप तकारीर उठा के देख लें।
जो वायलेंस जो जिसकी प्रीच करते हैं वो किस तरह से इजाज़त दी है। दूसरी बात ये है कि अगर उसका असर क्या पड़ता है, एक तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, इसमें बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, वो ये है कि इनकी जो है वो जो इस किस्म की एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा जो है जो नुकसान पहुंचाएंगी वो जो मेन स्ट्रीम रिलीजियस पार्टीज़ हैं उनके ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। दूसरी बात ये है कि हमारी ये पंजाब में ख़ास तौर पे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5, 6, 7 हज़ार के इस किस्म के पॉकेट्स होते हैं, जिसको जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो पॉलिटिक्स में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो उनको बड़ा पैम्पर भी करते हैं, उनको वो करने की कोशिश इलेक्शन के दिनों में एंगेज भी करते हैं, वो करते हैं। अब वो जो है वो अकेले खड़े हुए हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि कोई डेंट उस तरह से नहीं लगाएंगे कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इलेक्शन के रिजल्ट में नहीं होगा। सही। छोटा आपको लगता है कि पार्लियामान में नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा बाकी लोगों का वोट बैंक चुराएंगे जरूर। कराची से कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बात कीजिए, आपका नाम? जी हाँ, मेरा सवाल ये है कि पहले जरदारी की हुकूमत में और मुशर्रफ की हुकूमत में बिजली थी नहीं। मेरी उम्र कोई 28 साल है, तो मैंने इतने दिन सिर्फ गर्मी में देखा बिजली नहीं थी। अभी जो नवाज शरीफ आए हैं बिजली बनी है और बिजली आ रही है बिल्कुल 24 घंटे। तो उनको क्या वजह थी हटाने की? सिर्फ ये कि जज ने कहा कि इसकी करप्शन साबित नहीं हुई, जुमरे में आती है। तो ये आप सब जवाब दें। देखिए साहब, वो बात ये है, इसके लिए तो अपील है ना, वो हाई कोर्ट में जाएंगे। तो हाई कोर्ट में देखें, सेंटेंस को एक तो वो करवाना होता है कि जो उसको गलत करार दिया जाए, उस पर तो 2010 की अपीलें पड़ी हुई हैं, तो काफ़ी देर लगेगी आने की। फिर ये होता है कि फ़िलहाल उसको सस्पेंड कर दें और ज़मानत मिल जाए। उसमें मसला ये है कि गर्मियों की छुट्टियां भी हैं जी अदालत की, तो कुछ दिन तो लगेंगे, ज़मानत तो डिस्कस होगी, फिर उसके बाद और फिर किस किस्म का नहीं, पर बिजली से अब इसका क्या ताल्लुक? नहीं, असल में वो कहना ये चाह रहे हैं कि इतनी अच्छी बिजली बनाई मुझे क्यों निकाला उन्होंने, बिजली भी निकाली। तो उनका ये था कि जैसे जज साहब ने, तो अब जज साहब ने अगर गलत फैसला दिया है तो उसके खिलाफ मैं कह रहा हूँ अपील का फोरम मौजूद है, वहाँ जा सकते हैं, इंसाफ मिल सकता है। दुबई से कॉलर है उलमीने जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप शायद टीवी लगाया हुआ है, आपने टीवी लगाया हुआ है भाई, ड्रॉप कर दें। अच्छा हाँ जी। तो आप क्या वो तहरीक लब्बैक के बारे में? हाँ नहीं, वही बात कर रहा हूँ कि एक इस किस्म की जब आप फिजा कायम करते हैं जहाँ एक तो हमारे मुल्क के अंदर सारी सियासी जमातें जो है मज़हब के नाम को इस्तेमाल करती रही है। अब एक ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रुप भी आ गया। अब मुझे बताइए 2008 का इलेक्शन आप सबको याद होगा, शेख रशीद को सिर्फ 8000 वोट मिले थे, जो कि 5-6 दफ़ा जीत चुके थे। उसकी वजह भाई आपको पता है, उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा जो प्रोपेगेंडा हुआ था वो था लाल मस्जिद का। जी बिल्कुल ऐसे। उसके ऊपर वीडियो चलाई गई थी, तमाम चीज़ चलाई। अब शेख रशीद ने सबक सीखा, अब वो वही चीज़ें वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो लब्बैक पार्टी तो अपनी जगह पे है मौजूद। इस किस्म की जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, ज़रा सियासी जमातों को भी ज़रा ख्याल करना चाहिए कि जिस चीज़ का जो हथियार आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं इलेक्शन के लिए, वो आप में भी लग सकता है। तो ये एक तरीके का, अब इवन PTI के जो है बात दफ़ा मैंने देखा है, कई बैनर लगे हुए थे कि वही वो तो खुल के मुमताज़ कादरी की भी बात हो रही है, इसकी भी बात हो रही है। मसला ये कि अगर ये करते हैं कोटली सतिया से, सॉरी जाहिद साहब, वी हैव अनदर कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कोटली सतिया, कौन बात कर रहा है? जी मैं फखूर अब्बासी बात कर रहा हूँ कोटली सतिया से। जी फरमाइए सर। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है। मेरी एज 28 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्यों इस मुल्क में एक प्राइम मिनिस्टर को शूट कर दिया जाता है? क्यों इस मुल्क में एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी चढ़ा दिया जाता है? क्यों इस मुल्क में एक प्राइम मिनिस्टर को सुसाइड बमबाद के जरिए मरवा दिया जाता है? क्यों इस मुल्क में एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर? नहीं सर, उसका मेरे पास जवाब है, वो आपकी बात मैं समझ गया हूँ। मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर ये है कि हम वज़ीर आज़म का ओहदा ही खत्म कर दें और सदारती निज़ाम ले आए, तो फिर ऐसे नहीं होगा इंशाअल्लाह। नहीं सर, यही इसका तरीका है। मेरा ख्याल है कि ये ओहदा को मनूस वज़ीर आज़म रहेगा, वज़ीर आज़म रहेगा, मसला होगा तो ये बहुत आसान है। नहीं वो इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि यानी सदर वही बनेंगे। आप यानी समझते ही हैं जैसे अभी तक बने, उसके अलावा कौन बनेगा? नहीं, कोई और बना सदर कभी कोई? यानी उस तरह वाला सदारती निज़ाम। लेकिन साहब सदर बिल्कुल और कोई नहीं बना, सही कह रहे हैं। सिकंदर मिर्जा
ان کے نام پہلے کچھ لگتا تھا پہلے، پھر ایوب خان صاحب تھے، پھر یحییٰ خان صاحب تھے، پھر ضیاء الحق صاحب تھے، پھر سویلین جب لیکن تو ان کے پاس فاروق غاری ہوں یا کوئی اور ان کے پاس 58 بھی کبھی نہیں، صدر بھی اسی طرح ہٹائے گئے ہیں۔ اب مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہے ملٹری کے لوگ آئیں گے، وہ یقین آئیں گے۔ صدر مشرف نے اپنے آپ کو 5 سال کے لیے منتخب کروایا تھا لیکن بیچارے کو جو ہے 2 مہینے بعد امپیچ کر دیا، کرنے کی دھمکی دے کے ہٹا دیا، تو وہ بھی ہٹ گیا نا۔ ویسے تو آپ کہو کہ گورنر جنرل محمد کو بھی ہٹایا تھا نا، ایکسٹریمزم کی بات، اور اس میرا آنسر پسند نہیں کہ وزیر اعظم کا عہدہ ہی مکاؤ نہیں، پر جب آپ اس کو ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں جو پریزیڈینشل سسٹم ہوتا ہے شاہ جی، وہ تو پھر ملٹری ڈکٹیٹر والے پریزیڈینشل سسٹم سے فرق ہوتا ہے نا، جیسے امریکن جو پریزیڈینشل سسٹم ہے۔ زیادتی کرتے ہیں۔ دیکھیے اسلام کی ہسٹری میں غازی کے پاس بھی قیادت ہونی چاہیے، یو ہیو ٹو ہیو سم ایکسپیرینس آف فیلڈ۔ اگر آپ کو جہادی ایکسپیرینس نہیں ہے، یو کانٹ کنٹرول اور لیڈ۔ اوباما کے پاس نہیں تھا نا وہ ایکسپیرینس، وہ مسلمان تو نہیں تھا نا، ہی واز بورن۔ when people may disagree with you on that۔ دیکھیے ہم لوگ، دیکھیے ہم زیادتی کرتے ہیں، دیکھیے ہر کلچر ایگزامپل اٹھا کے لیں، ہر کلچر کی سر ایک اسپیسیفکس ہوتی ہے۔ اب ہمارا جمہوری ملک کو کلچر پہ نہ دیکھیے علامہ، اچھا دیکھیے علامہ اقبال نے، اچھا چلیں جی، نصرت جاوید کی بات نہ مانیں، شاعر مشرق نے فرمایا ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ کیا یہ فرمایا یا نہیں؟ علامہ اقبال نے اور بہت کچھ لیکن نصرت صاحب نہیں یہ کہا یا نہیں؟ بالکل کہا ہے کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، یہ نہیں کہا وہ، لیکن گندا ہے اقبال کا۔ نصرت صاحب سر پڑوس میں لوگوں کو گنا جا رہا ہے، بھارت کے اندر وہاں نظام چل رہا ہے، ایون سری لنکا کا ایگزامپل دے وہ ہندو ہے نا یار، کیا بات کرتے ہو، ہم الگ کیوں ہیں؟ دیکھیے دو قومی نظریہ کیا ہے؟ اگر نہیں یار، ہمارا یہی پرابلم ہے کہ ہم جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں ان کو ہم یعنی کہ سر اچھا بات میں ٹرکی بھی تو ایک مسلمان ملک ہے، تو وہاں ابھی ہوا نا، اردوان نے کیا کیا ہے، اس نے صدارتی نظام کر دیا۔ نہیں یار یہ دیکھیں نا، لیکن آپ نہیں، بٹ وہ صدارتی نظام اس نے الیکشنز کے تھرو کیا ہے شاہ جی۔ ہاں تو ہم بھی کر لیں گے۔ نہیں تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو پریزیڈینشل سسٹم ہوتا ہے وہ اب جنرل مشرف والے سسٹم سے مزاج یہ ہے، تو میں نصرت جاوید صاحب سے یہ توقع کرتا تھا کہ آپ پچھلے عرصے میں اس کو پریچ کر رہے ہو تو لوگوں کو کہ صدارتی نظام کی طرف چلے جائیں۔ آپ کے منہ سے میں نے کبھی یہ لفظ نہیں سنے کہ آپ اس نظام کی ایڈوکیسی کو نظر آئے ہوں۔ سر بڑی زیادتی ہے سر، آپ بھی تو زیادتی کرتے ہیں۔ عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، اگر ہو گیا ہوں مرنے سے پہلے، عقل آ گئی ہے تو بلکہ اس پہ خدا کا شکر ادا کریں۔ تو آپ پہلے کیا آتے تو ملک بچ جاتا۔ میں یعنی پہلے بے وقوف تھا، اب مجھے سمجھ آ گئی۔ آپ کو بھی لگتا ہے صدارتی نظام میں نجات ہے اور ترقی اور نہیں دیکھیں، میں تو صرف یہ آرگیو کر رہی ہوں، میری تو ہمیشہ یہ آرگیومنٹ رہی ہے کہ جو پریزیڈینشل سسٹم ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹرشپ سے فرق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آبویسلی جو ڈکٹیٹرشپ ہے، جو امریکن پریزیڈینشل سسٹم ہے اس کے اوپر جو پریزیڈنٹ کے اوپر لیجسلیچر کی طرف سے لمٹس ہوتی ہیں وہ شاید بائی دا وے پارلیمنٹری سسٹم سے زیادہ ہوتی ہیں in a lot of cases because legislature وہاں strong ہے۔ تو میں صرف میری آرگیومنٹ یہ ہے کہ جب ہم بات کریں تو ہمیں کلیریفائی کرنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پریزیڈینشل سسٹم ایک ڈکٹیٹرشپ ہو۔ خیر ہمیں وہ صدارتی نظام چاہیے جو ہمارا دیکھا والا، وہ آپ اور بات کریں، ہمارا دیکھا والا جو ہم نے ماضی میں۔ آپ جرمنی میں ایک لحاظ کہ جو پریزیڈینشل سسٹم ہے ڈکٹیٹرشپ ضروری نہیں ہے۔ اچھا آپ سارا یورپ کہاں ایک برطانیہ کی بات کریں تو وہاں تو پرائم منسٹر پھر آپ برطانیہ کوئی اسلام جیسے انہوں نے ترکی کی مثال۔ ایک چھوٹی سی بریک ہے سر، بریک کے بعد لیکن ہٹلر بھی یار مسلمان ملک میں نہیں تھا، ہٹلر بھی ایکسٹریمزم کی بات ہو رہی ہے، کچھ ٹیررزم کی بات بھی کرتے ہیں، کتنا کوئی خطرناک ہے اور کیا لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ ویلکم بیک، ڈان نیوز کی خصوصی نشریات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میرے خیال میں شاہد صاحب کوئی سنجیدہ موضوع کی طرف آ جائیں۔ آپ کے خیال میں غیر سنجیدہ بات کر رہے تھے موضوع میرے خیال میں صدارتی نظام، اب تو مطلب لوگوں کے میسج آ رہے ہیں کہ آپ لوگ یو سیم ٹو بی انجوائنگ یور سیلف ٹو مچ۔ لیکن نصرت صاحب سیکٹری الیکشن کمیشن کو کوئی 2-3 مہینے پہلے پتا تھا کہ پاکستان میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہاں پہ کوئی بہت بڑا ہونے جا رہا ہے،
टेररिज्म के एक्टिविटीज़ होंगी। हमारे इंटेलिजेंस इदारों को मेरे ख्याल में 2-2.5 हफ्ते पहले पता चला है कि कुछ इस तरह की इतलात हमारे पास हैं। सेनेट की कमेटी में उन्होंने बात बिल्कुल उन्होंने वहाँ पे बात की थी, तो मैं ये मुझे समझ नहीं आई, आप तो बड़े पुराने से जर्नलिस्ट हैं, तो कुछ बता पाएंगे कि हुआ क्या है, सेक्रेटरी के पास इतलात कहाँ से आ गई 2.5-3 महीने? देखो मैं भाई साहब इस बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ, लेकिन फिर वो गुलमीन कह देंगी कि जी लोग कह रहे हैं आप संजीदा बात कर रहे हैं, हमारा ख्याल है ये वो। अब मैं सीधी सादी बात कि जब टेलीफोन आपके सुने जाएंगे, सही, कितने लोग कितने फ़ोन सुन सकते हैं? अच्छा, फिर ये कि एक बहुत बड़ा वाक़या हो रहा था कि नवाज़ शरीफ को कैसे हैंडल करना, उसमें एक बंदा घुस आया तो क्या हो सकता है? अभी भी आप ये देखिए, अगर आप संजीदा बात करना चाहती हैं ना, मेरा दिल करता है करूँ, लेकिन क्या वाकई हम संजीदा हैं? नहीं, बीबी नॉट रियली। मस्तूम का वो गांव है, जो भी जा रहा है वो सारावा हाउस में जाता है, लश्करी रईसानी हो या उनके भाई हो, उनसे जफ्फियाँ डालता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, अस्पताल जाता है, वापस आ जाता है। उस गांव में कोई गया है? क्वेटा ही गए हैं सारे। उस गांव के क्या हालात हैं? 150 लोग। सही। नहीं, देखिए, अगर आपने बात करनी है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल है जी, बड़ा अफसोस भाई, सिराज रईसानी यकीनन बहुत बहादुर आदमी थे, उनको सलाम, हाँ, but 149 other people. वो कहाँ गए थे उनकी वजह से जो लोग शहीद हुए, उनका कौन वाली वारिस है? सही। किस किस्म का? वहाँ पे बहुत सारे जख्मियों को भैया खुराक नहीं मिली है, उनकी फैमिलीज को। कोई रिपोर्टर है हमारा, कोई ख़ास हमारा स्टार रिपोर्टर गया है? अच्छा, वैसे इम्बेड करके हमारे काफ़ी सहाफ़ी जो है, जब देखिए ना, जब नॉर्थ वज़ीरिस्तान हम क्लियर करवा लेते हैं तो कितने लोग जाते हैं, हमें कभी नसीब नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह करे आइंदा कभी, तो मस्तूम भेज देते, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए थे, वो लोग वहीं रह जाते, बात कर लेते मस्तूम के लोगों से। अब मैं अगर बात करूं, आप कह रही हैं संजीदा, इन लोगों के ऊपर क्या जुल्म हुआ? जुल्म ये हुआ कि जी सिराज रईसानी अपने आप को बड़े जज्बे और जुनून के साथ पाकिस्तानी कहता था। वो एक जगह गया, उस गांव को पूरे को उड़ा दिया गया। यही है ना कत्ले आम है बाबा। सही। 200 घरों में। आप मुझे बताइए, आप मस्तूम के एक और गांव में रहते हैं और आप किसी और सराज रईसानी को बुलाना चाहते हैं, आप बुलाएंगे? हिम्मत करेंगे? नहीं, अब तो बिल्कुल भी ये बात कोई नहीं कर रहा। बस दो बातें बता रहे हैं कि जी वो चूंकि वो तिरंगे पे खड़ा होते थे शहीद, तो जी इसलिए मार दिया। अच्छा भाई, ये तो मौसम का हाल ना सुनाओ ना, मुझे ये बताओ कि उस गांव में कोई और आदमी अब हिम्मत करेगा कि वो पाकिस्तान के बारे में इस तरह बात करने वाले की मस्तूम को कहे भाई जान? नहीं, अब तो लेकिन एक और बात भी आती है, देखिए मस्तूम का जो है ये पहला वाकया नहीं हुआ है, और इससे पहले इससे इतने ही जो हौलनाक वाकयात हो चुके हैं। आपको याद होगा आखिरी ये हैदरी, मौलाना हैदरी जो थे, सेनेट चेयरमैन जो थे, उनके उस पर भी हुआ था, वहाँ भी 50-60 शहादतें हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो है, जब हम कहते हैं कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक इलाका जहाँ पे मुस्तकिल, जिस पे जो है जहाँ से हमले होते हैं, जिस इलाके में कार्रवाइयाँ होती हैं, जिसके जो है जब कोयटा में भी जो कार्रवाई होती है उसकी भी तमाम जो ताने बाने जो हैं वहीं से निकलते हैं, जो ये क्या कहते हैं अपर सिंध में जो वाक़या शिकारपुर में हुए उसके भी ताने बाने वहीं से मिलते हैं। तो बात ये आती है कि जब एक इलाका जहाँ से तमाम चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, फिर भी जो है वहाँ पे इस किस्म के फिर भी कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान तो पैदा होता है कि जो ये सही बात है लोग के टेररिज्म को इतनी आसानी के साथ ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन एक यके बाद दिगरे जो वाक़यात होते हैं तो फिर ये तो होता है कि भाई वहाँ पे उस इलाके में क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सरगोदा से कॉलर भी है सर, उनसे सुनते। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी फरमाएं। मैं मोहम्मद अरशद बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी जी सर, ये मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई 2013 से लेकर बिजली का इतना ज़्यादा मसला था, तो जो इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मतलब कि बिजली का इतना बड़ा मसला जो ठीक किया है, कि हमारे लोगों के कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। हम इतने परेशान थे, जो ये सब लोगों ने
2018 तक बिजली का इतना बड़ा मसला मतलब कि ठीक किया इन्होंने, तो हम मतलब कि हमारे कारोबार भी बहुत अच्छे हो गए हैं। जिस हुकूमत ने काम किया है तो इंशाल्लाह ताला वोट भी तो उसी का हकदार है ना, वही हुकूमत। जी जरूर दे दीजिएगा, जी जरूर दे दीजिएगा। लेकिन आजकल जो है ना, देखिए हमारे प्रोग्राम के जरिए अब आप ये मैसेज दे रहे हैं, इसकी तो पेमेंट होती है, ये तो पेड कंटेंट है ना। आपको सवाल करते, आपने बड़े यानी प्रमोशन ना करें, मौके से फायदा उठा के आपने वो प्रमोट कर दिया। नहीं भाई, ये तो ज्यादती है। इसके तो इसकी पेमेंट कर इनका जरा और से भी सर इनका टेलीफोन नंबर ले लिया है ना, जरा इनको बिल भेज दो। नहीं वाकई सही बनता है सर, एक पार्टी की प्रमोशन हो रही है। जी लाहौर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सर, आप तमाम सीनियर लोग आप बैठे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप सुन लें। देखें 150 बंदा एक जगह शहीद हुआ, KPK में लोग शहीद हुए, सब लोगों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से की, अपनी तस्वीरें बनवाई, सब कुछ किया। कुछ ने कहा जी 15 लाख दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सिर्फ इस सब चीज का इम्पैक्ट उनके बच्चों पे क्या होगा जो छोटे छोटे यतीम हुए हैं? क्या वो किसी सिस्टम पे, किसी चीज पे बिलीव कर पाएंगे? और सेकंड थिंग सर, जब आज इलेक्शन से 9 दिन पहले आप भी यहाँ 5 लोग तशरीफ फरमा है, आपको भी पता है कि क्या होने जा रहा है, हमें भी पता है, हम लोग खैर जी हमें तो नहीं पता, लेकिन आपके सवाल का हम ही वो बच्चे क्या महसूस करेंगे, वो कहते हैं हाँ ये क्या कि इस तरह के इक़दामात लेने से आपने कंपनसेशन दी, बाकी कुछ कर दी नहीं है। नहीं भैया बस ठीक है ना, आपने देखिए अगर मस्तूम पर ही फोकस करना है, अगर इत्तेफाक से हम उन बेचारों का जिक्र कर ही रहे हैं तो गालिबन फिर उस बात को मुकम्मल किया जाए। नहीं सही आरफा आपका इस पे आप क्या कि ये इक़दामात काफ़ी हैं कि आपने पैसे दे दिए, आपने तस्वीरें खिंचवा ली, इससे आगे भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल बहुत कुछ होना चाहिए और ये तो हमारी रियासत की ही जिम्मेदारी है, उसी को इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए। सबसे पहले तो वही बात जो हम उस वक्त से कर रहे हैं कि मस्तूंग में क्यों बार बार अटैक्स हो रहे हैं और क्यों अभी तक हम इस मसले का हल नहीं ढूंढ सके। किससे पूछे आरफा, पूछना किससे? मैं बताता हूँ, बताइए बिल्कुल बताइए। देखिए हम किन को थैंक यू करते रहे, उन्हें सऊदी अरब ने बुलाया नहीं हुआ कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में आप टेररिज्म को कैसे रोकना है। उन्हें कहें सर 15 दिन की छुट्टी लेकर आ जाएं, हमारी टेररिज्म वापस आ जाए। शरीफ की बात कर रहे हैं सर, बलूचिस्तान। जी जी इस्लामी फौज के सरबराह तो वही हैं भाई। अभी पूरी मुस्लिम उम्मा में दहशतगर्दी का मसला उन्होंने हल करना है ना, इसीलिए उन्होंने जो पाकिस्तान में कारनामा अंजाम दिया, इसी वजह से मुकम्मल तो कर जाते मजबूर हुई। उन्हें कहा कि सर अब आप हमें गाइड करें। उन्हें कहा सर 15 दिन की छुट्टी लेकर आ जाएं, वो जो आप कमर तोड़ गए थे उसमें लग रहा है कि एक आध हड्डी फूट आ रही है, तो सर तजवीज़ अच्छी है वैसे सर। देखिए मैं थोड़ा सा इससे एक फर्क की बात नहीं है, असल बात ये है कि जो बलूचिस्तान थैंक यू राइट शरीफ क्यों था, फिर कहते हैं थैंक यू पाक आर्मी या सर उन्होंने तो अपने टेनोवर में किया ना, नुसरत साहब वैसे ना करें, जितने तक रहे हैं उन्होंने किया नहीं है। सही है, लेकिन बाद में बाकी लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती, फिर आप कहते हैं फर्द है। मैं तो उन्हें दर्शनी पहलवान नहीं कहता हूँ, कोई और कहता है। सर जमहूरियत में सिस्टम डिलीवर करता है, अफराद नहीं करते। नुसरत साहब आप किस तरह की बात कर रहे हैं सर? जमहूरियत सिस्टम को स्ट्रेंथन करें ना साहब, एक शख्स को जरूरत बना रहे हैं। बात ये असल में वही आ रही है। देखिए ये बलूचिस्तान को जो है थोड़ा सा जो मैं इस पे कह रहा हूँ कि जब बार बार हम बात करें मस्तूंग में ये वाक़यात होते हैं जिसकी बड़ी यानी सारे ताने बाने मिलते हैं। देखिए और भी है कि हमें यकीन तौर पे इंटेलिजेंस की कार्रवाई और बढ़ानी चाहिए, लेकिन और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसको एड्रेस करना चाहिए। एक तो यही बात है कि बलूचिस्तान में जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें ये काम और ज़्यादा कठिन हो जाता है। कठिन इसलिए भी होता है कि आपके जैसे लोग बताते हैं कि आपने एक कार्रवाई की और 10 मील कोयटा से अंदर चले गए तो मालूम आप बी एरिया पे पहुंच गए, जहाँ पे लेवी है, जहाँ पे आपकी पुलिस भी नहीं है और ये भी है। मसला ये सही है कि जो हमारे इंटेलिजेंस की अपनी जो है वो भी होनी चाहिए, लेकिन इन मसाइल को जब हम देखते हैं ना टेररिज्म का या कोई और चीज़ों का, हम इस किस्म के मसाइल का देखते हैं तो उसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में भी देखना चाहिए। हम जो हैं हल जो है सिर्फ एक नहीं होता है, हल जो है उसके साथ जो और वजूहात भी होती हैं उसको जब तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक ये मसाइल होते रहेंगे। टेररिज्म का मसला ऐसा होता है जिसको कहते हैं नासूर हो जाता है, उसको ख़त्म होते होते बहुत वक्त लगता है, लेकिन अगर हमने उसके पर कोई कार्रवाई नहीं करते जो बुनियाद को ख़त्म। अब नेशनल एक्शन प्लान पे कितना अमल हुआ है मुझे खाली इतना कोई बता दे। वो तो इतनी बात भी नहीं हुआ है, लेकिन 21 नुकात में से शायद 2-3 होंगे जिन पर नंबर अच्छा उसमें एक और भी ठीक है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को आगे बढ़ाया जाएगा। 50% आपकी 10% जो है जिसको कहते हैं ए एरिया में
बाकी 90% आपके बी एरियाज में है। ज़रा उसको भी देख लें कि क्या। लेकिन आरफा वो जो DGSPR ने भी फरमाया है कि कुछ फॉरेन डिज़ाइंस हैं पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयाँ करने को, तो मुझे ये समझा दीजिएगा कि कौन से ममालिक जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं चाहते और सियासतदानों को टारगेट किया जा रहा है। वो तो देखिए मसला ये है कि जब भी आपके पास इंसर्जेंसी या टेररिज्म जैसा कोई मसला मुल्क में होता है तो हमने तो पहले उसी को हल करना है ना। वो कमज़ोरी क्योंकि होती है इनिशियली यहाँ से शुरू, तो उसके बाद बाहर वाले इंटरफेयर करते हैं और करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं करते, पर जो स्पाई एजेंसीज दुनिया में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस तरह चलती है कि वो किसी भी मुल्क में कमज़ोरी देख के उसमें इंटरफेयर करेंगे। तो हमारा तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रियासत की जो है वो उस पहले अपना इंटरनल मसला हल करना है। जब आप उसको हल कर देंगे तो बाहर वाले जो उसके अंदर इंटरफेयर करते हैं वो खुद ब खुद नहीं कर पाएंगे। उसको हम नहीं, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नहीं चेंज कर सकते, आप स्पाई एजेंसीज़ के जो तरीका है काम करने का उसको नहीं तब्दील कर सकते। आपने तो वही मसला हल करना है जो आपके यहाँ है, विच इज़ के बलूचिस्तान के अंदर जैसे हमने बात की बहुत किस्म की इंसर्जेंसीज़ हैं, उनको देखना है। जो पुलिसिंग सिस्टम है उसके मसाइल को हल करना है। जो सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं मस्तूंग जैसे इलाके में, उनको हमने एड्रेस करना है। हमें ये करना है उनको। फिर एक दफ़े अगर वहाँ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो जितनी मर्जी कोई बाहर की कुव्वत उसको फाइनेंस करना चाहे वो क्या कर पाएंगे। चलें जी, आज के हमारे 2 घंटे के सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ। थैंक यू सो मच आरफा, थैंक यू नुसरत साहब, जाहिद साहब, शराजी साहब। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।